हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव विकास या एवोल्यूशन के पहले पार्ट में और नए लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है? जैव विकास या एवोल्यूशन। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने और समझने में। अब एवोल्यूशन या जैव विकास समझने से पहले बच्चों, हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति पर। अब जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई? पृथ्वी पर। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्मांड या यूनिवर्स से। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर कुछ आंकड़े या डेट्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुछ 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। 20 बिलियन वर्ष पूर्व, है ना। 1 बिलियन आपको पता है ना, 10 की पावर 12 होता है। हां, तो लगभग बच्चों यूनिवर्स की उत्पत्ति कब हुई है? 20 बिलियन वर्ष पूर्व यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई? या आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, एक बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे यूनिवर्स और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। तो वो यूनिवर्स की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। किससे? बिग बैंग थ्योरी से। अब वो तो फिजिक्स है। हम बात करें हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति, तो हमको याद रखना है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति या अर्थ की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ये आंकड़े एनसीईआरटी में दे रखे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यूनिवर्स की यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हम क्या कह रहे हैं, 20 मिलियन ईयर्स अगो हुई। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 3.5 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व। तो हमने क्या बात की भाई? सबसे पहले ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की उत्पत्ति कब हुई? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ जिससे ब्रह्मांड बना। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। तो अब हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? हम बायोलॉजी में यह पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे आया, हम आप कैसे आए, जानवर कैसे आए, सूक्ष्म जीव कैसे आए। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी बात करेंगे। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांतों की हम बात करेंगे यहां पर। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई? जीवन की उत्पत्ति। तो सबसे पहले किसकी बात की जाएगी बच्चों? हम बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति, या जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत आए। यहां पर कई सारे सिद्धांत या थ्योरीज आई। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हम पढ़ेंगे बच्चों? ध्यान देंगे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, theory of
एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, तो यहां पर क्या बात की है बच्चों, अपन ने कुछ कुछ सिद्धांत देखे हैं, कुछ कुछ सिद्धांतों की हम बात करेंगे। ये सिद्धांत किसमें दिए गए हैं, जीवन की उत्पत्ति के लिए, कि भाई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग धर्म के गुरुओं ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो पहला सिद्धांत अपन किसकी बात करेंगे बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हां, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ना, ये बेसिकली धर्म गुरुओं ने दे रखी है। अलग अलग धर्म में है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जो अलग अलग धर्म गुरु हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यह सिद्धांत अब मान्य नहीं है, यह सिद्धांत खारिज हो चुका है। यह सिद्धांत कहता है बच्चों स्पेशल क्रिएशन का, कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल 4000 वर्ष पूर्व हुई है। मतलब यह थ्योरी सिद्धांत कहता है कि 4000 वर्ष पूर्व पहले ही पृथ्वी आई है, और उस पर अभी जो आप जीवन देख रहे हो, आप मानव देख रहे हो, जीव जंतु पादप देख रहे हो, वो इसी रूप में निर्मित हुए हैं। मतलब भगवान जो है, भगवान ने जीवन को इसी रूप में प्रस्तुत किया है जिस रूप में अभी हैं। यानी यह सिद्धांत यह मान के चलता है कि जैव विकास हुआ ही नहीं, मानव के रूप में ही प्रकट हुए, जंतु यानी एक कुत्ता या बिल्ली भी उसी रूप में निर्मित हुए। तो यह सिद्धांत इसलिए खारिज हो चुका है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, वो सिद्धांत क्या हो चुका है, खारिज। अब यह मान्य नहीं है। तो जो खारिज सिद्धांत है उसको आपको याद भी नहीं रखना। धर्म गुरुओं ने यह सिद्धांत दिया है स्पेशल क्रिएशन का, कि भाई भगवान ने क्या किया है, भगवान ने सभी जीव और जंतु को उसी के रूप में निर्मित किया है जिस रूप में आप उन्हें देखते हो, और पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पूर्व ही है। तो यह सिद्धांत मान्य नहीं है। फिर बच्चों हम किसकी बात करेंगे भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। हां, ये इंपॉर्टेंट तो क्या है, समझना जरूरी है इसको। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, या जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, स्वतः जनन। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अब यह भी पुरानी बात है। पुराने जो वैज्ञानिक थे बच्चों, पुराने वैज्ञानिकों का यह मानना था कि अभी जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, किसी भी प्रकार का जीवन जो है वो अजैविक पदार्थों से स्वतः ही बन जाता है। मतलब ये वैज्ञानिक या ये धारणा थी पहले के व्यक्तियों में या वैज्ञानिकों में, कि एक नदी है ना, जैसे नाइल नदी है, हाँ सबसे बड़ी नदी में से है, तो नदी के पास मृदा या मिट्टी होती है, तो नदी के पास मिट्टी से अपने आप जीव और जंतु बन जाते हैं। क्रोकोडाइल, मेंढक मिट्टी से निर्मित हो जाते हैं। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हो जाती है। मिट्टी एक अजैविक पदार्थ है, उससे मेंढक बन जाता है। हां, अरे पुराना सिद्धांत है, अब मान्य नहीं है। हमें पता है यह सिद्धांत सही नहीं है, लेकिन एबायोजेनेसिस सिद्धांत का अर्थ क्या है भाई, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों या यौगिकों से होती है। ठीक है, कोई भी जीवन है, जीवन की उत्पत्ति किससे हो जाती है, अजैविक यानी यौगिक, नॉन लिविंग कंपाउंड से, जिसे क्या कहते हैं, नॉन लिविंग मैटर से।
मतलब कोई भी एक कोशिका है वो अजैविक यौगिक से बन जाएगी, कोई भी एक जंतु है वो अजैविक यौगिक से बन जाएगा, ये सिद्धांत कहता है। लेकिन हमें पता है ये गलत है, ऐसा नहीं होता। जीवन की उत्पत्ति तो पुराने जीवन से ही होती है। कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। जीव जंतु का निर्माण पुराने जीव और जंतुओं से ही होता है। तो इस सिद्धांत को, ये जो एबायोजेनेसिस या स्वतः जनन का सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को खारिज किसने किया? पास्चर ने। लुई पास्चर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया? खारिज। तो लुई पास्चर में इस सिद्धांत को खारिज किया। इस सिद्धांत को किसने खारिज किया? लुई पास्चर ने। कैसे प्रयोग था? उनका एक प्रयोग था स्वॉन फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो कौन से प्रयोग के द्वारा उन्होंने, आपको यह पता होना चाहिए, लुई पास्चर ने एबायोजेनेसिस या स्वतः जनन के सिद्धांत को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया। और इन्होंने यह बताया कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से ही होती है, कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से ही होती है। यानी इन्होंने बायोजेनेसिस का सिद्धांत दिया। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया भाई? इन्होंने बायोजेनेसिस का सिद्धांत दिया। बायो का मतलब जैविक, बायो का मतलब क्या होता है? जैविक। जेनेसिस मतलब संश्लेषण, यानी जीवन का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से होती है। तो लुई पास्चर ने किसका सिद्धांत दिया भाई? बायोजेनेसिस का। और बायोजेनेसिस का सिद्धांत क्या कहता है? बायोजेनेसिस का सिद्धांत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से ही होती है। मतलब न्यू लाइफ develops from pre-existing life। सही है, यह सिद्धांत में कोई गलती नहीं है कि भाई जीवन की उत्पत्ति पूर्व जीवन से होती है, नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, नए जीव का निर्माण पुराने जीव से होता है, सही। लेकिन पहले जीवन की उत्पत्ति, जब पहली कोशिका बनी होगी जीवन में, पहली बार जीवन का निर्माण होगा, तो कहां से आएगा? नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं का से होगा, सही। नए जीवन का निर्माण पुराने जीवन से होगा। लेकिन पहली कोशिका कहां से आएगी? पहला जीवन कहां से आया होगा? यह सिद्धांत नहीं बताता। तो यह सिद्धांत क्या नहीं बता पाता? यह सिद्धांत पहला जीवन या पहली कोशिका का निर्माण नहीं समझा पाता। ठीक है, बाकी तो सही है। आज के तौर पे तो यह सिद्धांत सही है बायोजेनेसिस भाई, कि कोई भी जीवन हो, कोई भी कोशिका हो, कोई भी जीव हो, वो पुराने जीवन से, पुरानी कोशिका से ही बनेगा। लेकिन जब पहला जीवन बना होगा पृथ्वी पर, पहली कोशिका बनी होगी, वो कैसे बनी होगी ये नहीं समझा पाता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है भाई? थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। नेक्स्ट सिद्धांत क्या होता है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, जिसे काफी कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कह सकते हो। ये आज तक भी वैज्ञानिक मानते हैं। हाँ, एलियन, हाँ भाई,
पैंसपर्मिया का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि काफी वैज्ञानिक और काफी एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री तो यही मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड से आई। ब्रह्मांड या दूसरे प्लैनेट से या दूसरे स्थलों से कोई बीजाणु आए, बीज आए, वो पृथ्वी पर गिरे, मतलब एलियन जातियां जो इस पृथ्वी की नहीं थी, बाहर से कोई जातियां, बाहर से कोई जीवन, पृथ्वी के बाहर दूसरे प्लैनेट से कोई जीवन पृथ्वी पर आया और उससे जीवन प्रारंभ हुआ। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। हाँ, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना। और काफी एस्ट्रोनॉट्स तो इस सिद्धांत को मानते भी हैं अभी तक। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पहला जीवन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के बाहर से आया। ठीक है, पृथ्वी के बाहर यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन से आया। बिल्कुल, यह किसका मानना है? पैंसपर्मिया सिद्धांत या कॉस्मोजोइक। तो देखो भाई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां कहां से हुई, कैसे कैसे हुई, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं। हमने स्पेशल क्रिएशन की बात की, जो धर्मगुरु मानते हैं कि भगवान ने 4000 पहले ही पृथ्वी बनाई और उस पर फिर सारे जीव जंतु को बना दिया, ये खारिज हो गया। फिर अपन ने देखा कुछ वैज्ञानिक पहले मानते थे कि एबायोजेनेसिस होता है, मतलब जीवन की उत्पत्ति तो अजैविक यौगिकों से, नॉन लिविंग मैटर से बनती है। इसको किसने खारिज किया? लुई पास्चर ने। उन्होंने बताया जीवन की उत्पत्ति तो पुराने जीवन से होती है, बायोजेनेसिस, जो सही है, लेकिन वो भी पृथ्वी पर पहला जीवन नहीं बता पा रहा, समझा पा रहा। और फिर अपन ने देखा कि एलियन, बाहर से, पृथ्वी के बाहर से जीवन आया था, जिसे हम कहते हैं पैंसपर्मिया। लेकिन ये सारे सिद्धांत जो हैं वो बायोलॉजिस्ट या वैज्ञानिक नहीं मानते। इसका मतलब हम किस सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता देते हैं, किस सिद्धांत के बारे में हमें विश्वास है कि यह सिद्धांत है जो पृथ्वी पर जीवन की संभावना को दर्शाता है। तो अब सबसे मान्य सिद्धांत हम बात करेंगे। तो जीवन की उत्पत्ति हेतु सबसे मान्य सिद्धांत जो है, जीवन की उत्पत्ति हेतु सबसे मान्य सिद्धांत जो है बच्चों, वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं। रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत। अब यह सिद्धांत बड़ा जबरदस्त है और आप देखोगे कि यह बिल्कुल सही भी है। साइंटिफिकली सबसे प्रूवन सिद्धांत, वैज्ञानिक रूप से सबसे प्रमाणित सिद्धांत यही है। यह कहता है कि जब पहला जीवन आया बच्चों, पृथ्वी पर जब पहला जीवन आया, पहली कोशिका, पहला जीव बना, तो वो अजैविक पदार्थ से ही बनेगा। पहला जीवन, पहली कोशिका तो अजैविक पदार्थ से बनेगी, यानी पहली बार तो क्या होगा? एबायोजेनेसिस। समझ रहे हो ना? एबायोजेनेसिस, स्वतः जनन, पहली सजीव कोशिका, पहला जीवन जो आएगा वो तो अजैविक पदार्थ से ही आएगा। लेकिन उसके बाद जो जीवन बनेगा वो बायोजेनेसिस, वो फिर पुरानी कोशिका से नई कोशिका, पुराने जीव से नया जीव बनेगा। तो पहली बार एबायोजेनेसिस
उसके पश्चात सदैव बायोजेनेसिस। ठीक है भाई, ये सिद्धांत लग रहा है ना, लॉजिकली सही लग रहा है कि हां सर यही लगता है, यही होना चाहिए था। पहला जीवन, पहली कोशिका जो आएगी वो तो अजैविक यौगिकों से ही बनेगी। कैसे बनेगी अभी यही तो देखना है, इस सिद्धांत का विस्तार से समझना है अपन को। तो पहली बार तो ए बायोजेनेसिस होगा, लेकिन उसके पश्चात फिर सदैव क्या होगा, बायोजेनेसिस। ये क्या है, ओपरिन हेल्डेन का सिद्धांत। अब इस ओपरिन हेल्डेन सिद्धांत की बात करेंगे विस्तार से। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अब अब हम किसकी बात करेंगे, ओपरिन हेल्डेन सिद्धांत की। अब थोड़ा सा स्टोरी है बच्चों, कहानी है, कहानी सुनेंगे अपन, आपने सुनी भी होगी। देखो बच्चों, जब बिग बैंग थ्योरी, जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ, या पृथ्वी का, जब अर्थ का या हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ ना, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो आपके पास, हमारे पास कुछ इस तरह से, हां, कुछ बड़ी सी अजीबोगरीब चट्टान रूपी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पत्थर जो थे, पत्थर अलग अलग हुए स्पेस में और पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी का जो आकार था वो थोड़ा अजीबोगरीब हुआ। और ये पृथ्वी कैसी थी बच्चों, आपने वो देखा है वोल्केनो? हां, वोल्केनो से जब लावा निकलता है, तो वोल्केनो से जब लावा निकलता है तो वो कितना गर्म होता है, उसका तापमान क्या होता है बच्चों, 1100 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। वो गर्म जलता हुआ लावा जब पत्थरों पे गिरता है तो उस तरह की पृथ्वी थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, तो एक लावा से, लावा, गर्म लावा जब पत्थरों पे गिरता है, तो आप तो छोटा सा पत्थर है जिस पे लावा गिर रहा है, अब इमेजिन करो पूरी पृथ्वी ही वैसी थी। पूरी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ ना, ओपरिन हेल्डेन सिद्धांत ने यही तो बताया, जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो उबलते हुए लावे जितना गर्म था। मतलब जो प्रिमिटिव, जिसे अपन कहते हैं प्रिमिटिव अर्थ, जो हमारी पृथ्वी थी, उसका तापमान कितना था, उसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। यह पहली चीज पता होनी चाहिए। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी पहली बार बनी, तो उसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत क्या था भाई उस समय, बिजलियां चमकती थी, बिल्कुल। ऊर्जा स्रोत क्या था, बिजली, लाइटनिंग होती थी, बिजलियां चमकती थी। ओजोन परत थी नहीं, ओजोन परत नहीं थी तो पराबैंगनी विकिरण मौजूद थे, अधिक मात्रा में पराबैंगनी विकिरण मौजूद थे। तो पराबैंगनी विकिरण और लाइटनिंग, बिजलियां चमक रही थी, यह ऊर्जा का स्रोत था पृथ्वी पर। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल था, हां, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जो वायुमंडल था उसमें गैसें थी, उसमें गैसें थी मीथेन, अमोनिया, भर भर के हाइड्रोजन और जल वाष्प, वाटर वेपर। मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी, अब यही पे सवाल आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो सवाल पूछते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने पर कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से उपस्थित थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, थोड़ी थी, लेकिन प्रमुख रूप से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। इसका मतलब कौन सी गैस नहीं थी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। यही तो सवाल पूछते हैं कितनी बार, कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी बच्चों,
जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन। और क्योंकि ऑक्सीजन गैस नहीं थी तो वायुमंडल जो था पृथ्वी का वो रिड्यूसिंग था। ऑक्सीजन नहीं था तो वातावरण, वायुमंडल कैसा था? रिड्यूसिंग या अपचयी। रिड्यूसिंग, अपचयी वायुमंडल था। और रिड्यूसिंग या अपचयी वायुमंडल का मतलब है जिसमें क्या नहीं थी? ऑक्सीजन। मतलब वर्तमान में अभी जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, उसमें ऑक्सीजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है, इसलिए अभी तो हमारा वायुमंडल कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो ओपरेन हेल्डेन सिद्धांत में अपन ने पुराना जो पहली पृथ्वी का निर्माण हुआ उसकी बात की। तापमान कितना? 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा स्रोत क्या है? लाइटनिंग और यूवी विकिरण। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है हमने देख लिया, कौन सी गैस नहीं है वो भी मैंने बता दिया। अब क्या होगा? पृथ्वी का निर्माण तो हो गया, अब धीरे धीरे पृथ्वी की सतह क्या होगी? ठंडी। एक बार तो पृथ्वी बन गई गर्म, 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला चट्टान रूपी पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब उस पर क्या होगा? वर्षों में धीरे धीरे तापमान कम होगा। जब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होगा तो कॉन्डेंसेशन होगा। जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा तो बादल, हां, क्लाउड्स का निर्माण हुआ। ठीक है, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे कम होने लगा तो बादल का निर्माण हुआ। अब बादल का निर्माण होगा तो वर्षा होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बादल के निर्माण से जो वर्षा होती थी, जल, वो तो तापमान इतना, भाई चलो तापमान कम होकर कितना हो गया? 800 डिग्री, 600 डिग्री, 500 डिग्री। पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तापमान पे भी जल तो वाष्प के रूप में होगा। तो बादल बन तो जाते थे, लेकिन बादल जब वर्षा करते जल, तो वो जल तो सतह पर आने से पहले ही वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में उड़ जाता। तो ये चलता रहा 200-300 वर्ष तक, तो यही चलता रहा। तापमान धीरे धीरे कम होता रहा, बादल बनते रहे, बादल से वर्षा हुई, लेकिन वर्षा जो जल है, जल या वर्षा जो है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि पहले ही वाष्प बनकर उड़ जाती। तो धीरे धीरे 200, 500, 600 सालों में, 700, 800 सालों में फिर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आया। भाई तापमान तो धीरे धीरे कम ही होगा ना। तो तापमान जैसे जैसे कम हुआ, जैसे जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आया, मतलब अब क्या हुआ? जैसे जैसे तापमान में गिरावट हुई, तापमान में गिरावट हुई, मैंने कहा क्लाउड्स, बादलों का निर्माण हुआ। फिर तापमान जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आया तो वर्षा, वर्षा या रेन्स के द्वारा जलीय काय का निर्माण हुआ। मतलब वाटर बॉडीज बन गई ना। सुना था आपने, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी, जल ही जीवन है। वो जल ही जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जलीय काय बनी, तभी जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। हम नहीं कहते नए किसी प्लैनेट पर अरे पानी मिल गया, वो सैटेलाइट्स भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, नासा वाले, हमारे इसरो वाले, फिर देखते हैं अरे भाई मंगल पर पानी मिला है, इस जुपिटर पे पानी मिला है। पानी मिला है मतलब जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि जीवन की संभावना के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? जल। तो तापमान में गिरावट हुई, क्लाउड्स का निर्माण हुआ, फिर वर्षा के द्वारा जलीय काय निर्मित हो गई। अब जल ही जीवन क्यों है? जल में ऐसा क्या खास है? अरे भाई जल का निर्माण जब होता है ना, अब इधर देखो, जब यहां पर इधर ले लो, ये रहा मेरे पास जल का निर्माण। जल में ऐसा क्या खास है सर? जल होता है तो ऐसा क्या हो जाता है जो बिना जल के नहीं होता? तो जल का मतलब है सरफेस एरिया मिल गया।
किसको सरफेस एरिया मिल गया? तत्वों को। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तत्व तो थे ही। पृथ्वी पर सभी प्रकार के तत्व तो थे चट्टानों में। कैल्शियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये सारे तत्व तो चट्टानों में होते हैं। तो ये सारे तत्व तो वायुमंडल और चट्टानों में हैं। लेकिन इन सभी तत्वों को मिलकर अभिक्रिया करने के लिए एक सतह चाहिए, एक सरफेस चाहिए, वो नहीं मिल रहा था अभी तक। आप सोचो, जब पृथ्वी गर्म लावा, उबलते हुए लावा के समान पृथ्वी की सतह थी, तो उस पर कोई जीवन की कल्पना कर सकते हो क्या? इस तापमान पर, जहां पर ऑक्सीजन है नहीं, जहां पर कोई जल, वाटर बॉडी है ही नहीं, उस पर क्या जीवन की कल्पना होगी? जीवन की कल्पना तो तब होगी जब पहली बार जल का निर्माण होगा। सबसे पहले जलीय काय बनी। तो जलीय काय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जल के बनने पर, जल आ जाने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो तत्व थे, ये आपस में परस्पर अभिक्रिया करके ये कार्बन यौगिकों का निर्माण करने लगे। मतलब वो जलीय काय हुई ना, तो अब क्या हुआ? जलीय काय में, वाटर बॉडीज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व परस्पर अभिक्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करा। ये सब कब हुआ? जल में। तो जल में क्या हुआ? इधर इन जलीय काय में क्या हो गया? ये जलीय काय थे। इन जलीय काय में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व परस्पर अभिक्रिया के द्वारा क्या निर्माण किया? सरल कार्बनिक पदार्थ। क्या निर्मित की? सरल शर्करा, सरल अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने लगे ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको जल मिल गया। जल में ये सतह मिल गई अभिक्रिया करने की। अभिक्रिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परस्पर अभिक्रिया के द्वारा सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स इत्यादि बनाने लगे। तो जलीय काय में ये सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। इसे ही क्या कहते हैं? इसी को हेल्डेन ने प्रीबायोटिक सूप कहा बच्चों। इसी को हम हेल्डेन का प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। भाई इसका मतलब जीवन की रेसिपी तैयार हो गई। जल आ गया, जीवन के लिए जल जरूरी था। और ये सभी तत्व जो थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब खनिज जल में आपस में घुल मिलकर शर्करा बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, अमीनो अम्ल। मतलब अब जीवन बनाने का तरीका या कोशिका बनने का जो विधि है वो चालू हो गई है। इसे प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। किसने नाम दिया था? हेल्डेन ने। तो आपसे पूछा जाए ये हेल्डेन का प्रीबायोटिक सूप क्या है? हेल्डेन का ये प्रीबायोटिक सूप क्या है? प्रीबायोटिक सूप का मतलब है जल में, जल के अंदर जब सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होने लगा, सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स इत्यादि का निर्माण होने लगा, उसे प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रीबायोटिक सूप। तो क्या हो गया? इधर देखो, जलीय काय में, जलीय काय में क्या थे भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व हैं। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने जलीय काय में परस्पर अभिक्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ निर्मित किए ना, सरल कार्बनिक। इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया? प्रीबायोटिक सूप दे दिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे अब क्या करेंगे? ये न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? आरएनए। सरल शर्करा से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। अमीनो अम्ल आपस में अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। मतलब सरल कार्बनिक यौगिकों के बाद जटिल कार्बनिक यौगिक बनने लग गए। जलीय काय में सबसे पहले तो ये खनिज तत्व थे। ये खनिज तत्व ने परस्पर अभिक्रिया करके सरल कार्बनिक पदार्थ बनाना चालू करा, प्रीबायोटिक सूप। फिर क्या हुआ? फिर न्यूक्लियोटाइड्स ने जटिल कार्बनिक पदार्थ आरएनए बनाना चालू करा, शर्करा से कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स। तो लग रहा है ना जीवन संभव हो सकता है। कैसे? अब सर पहली कोशिका कैसे बनेगी? ये तो ठीक है सर, खनिज जल बन गया, जल का निर्माण हो गया, जलीय काय आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तत्वों ने मिलकर कार्बनिक पदार्थ बना दिए। इतना तो समझ आ गया सर। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थों से, इन कार्बनिक पदार्थों से सर जीवन, पहली सजीव कोशिका कैसे बनेगी? तो अब आप सोचो बच्चों, कोशिका है क्या? कोई भी एक सजीव कोशिका क्या है? एक कोशिका है जिसमें एक प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी है? वसा और प्रोटीन से। किससे बनी है? वसा और प्रोटीन से। वसा और प्रोटीन से। अंदर कोशिका द्रव्य है, जैव अणु तो है, जैव अणु। ये आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा सब जैव अणु हैं। ये जैव अणु मिलकर ही, आपस में संघनित होके ही आज वसा और प्रोटीन्स मिलकर, मिश्रित होकर प्लाज्मा झिल्ली बना देंगे। अंदर कोशिका द्रव्य बन जाएगा। ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट संचित होने लग जाएंगे। सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ ही तो चाहिए। और आनुवांशिक पदार्थ में पहला आनुवांशिक पदार्थ मैंने बता रखा है, आरएनए होता था। अपन ने आणविक जैविकी में भी पढ़ा था कि पहला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं था बच्चों, पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। क्यों? क्योंकि आरएनए अपना निर्माण, आरएनए अपना उत्प्रेरण खुद कर सकता है। उस समय कोई जटिल एंजाइम्स थी क्या? जीवन की उत्पत्ति हो रही है तो यहां पर कोई जटिल एंजाइम्स हैं? नहीं है। डीएनए प्रतिकृतिकरण हमने समझा था, तो उसके प्रतिकृतिकरण या कॉपी बनाने में तो टोपोआइसोमरेजेस, हेलिकेजेस, इतनी जटिल एंजाइम्स चाहिए थी। पहली बार जब जीवन बना तो इतनी जटिल एंजाइम्स थोड़ी थी। हमको तो एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ चाहिए जो अपना निर्माण आसानी से, सरलता से कर दे। इसलिए जीवन की उत्पत्ति में पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। और इन सब जैव अणु ने मिश्रित होकर एक सजीव कोशिका बना दी। तो अब यहां से क्या हुआ? यहां से पहला आनुवांशिक पदार्थ, पहला आनुवांशिक पदार्थ क्या था? आरएनए, जिसमें स्व उत्प्रेरण की क्षमता पाई जाती थी। ठीक है, पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए था। प्रोटीन और वसा ने मिलकर क्या बना दी? प्लाज्मा झिल्ली। और आपके पास एक सजीव कोशिका तैयार हो गई। क्या हो गई? एक सजीव कोशिका। तो पहला जीवन किससे आया? अजैविक पदार्थ से। इधर देखो,
ये रहा आपके पास कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ नॉन लिविंग या अजैविक। इसमें क्या है? इसमें आपके पास ये रहे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यहां पर वसा है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यहां पर प्रोटीन्स हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया के द्वारा पहली सजीव कोशिका का निर्माण कर देगा। फर्स्ट लिविंग सेल, पहला सजीव या पहला लिविंग सेल। तो पहला ये क्या है? इसी को तो क्या कहते हैं? पहली बार तो ए बायोजेनेसिस होगा ना, मतलब जो पहली कोशिका आई, पहला जीवन, पहली सजीव कोशिका तो किससे आएगी बच्चों? अजैविक यौगिकों से, अजैविक कार्बनिक पदार्थों से। लेकिन उसके बाद उसके बाद क्या होगा? बायोजेनेसिस। उसके बाद पहली कोशिका आने के बाद नई कोशिकाएं तो पुरानी कोशिकाओं से ही बनेगी। तो ये ही तो किसने बताया? ओपरेन हेल्डेन। अब इसमें एक चीज है सर आप ये कह रहे हो ऐसा संभव है क्या सर? ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा संभव है क्या? आज भी ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले ऐसा हुआ था सर, तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज हम सरल कार्बनिक पदार्थों को यूज करके कोशिका क्यों नहीं बना सकते? अब ऑक्सीजन आ गया वातावरण में, अब वातावरण ऑक्सीडाइजिंग हो गया। पहले रिड्यूसिंग था, इसलिए आपस में अभिक्रिया हो सकती थी। अब एक और चीज है, एक और चीज समझो बच्चों, इंपॉर्टेंट। एक और चीज क्या है इसमें कि ये जो कार्बनिक पदार्थ से पहली सजीव कोशिका अपन ने बनाई, ये संभावना कैसे पता चलती है? सुनो, ये संभावना तभी पॉसिबल है जब हम प्रोटोबायोन्स की बात करें। इसका मतलब जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कार्बनिक पदार्थ, ये सब कार्बनिक पदार्थ यौगिकों को लेकर उनके मिश्रण से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आरएनए, इन सबको जोड़ तड़ोड़ के, मरोड़ के, मिक्स करके आप एक नई कोशिका बन जा सकते हो क्या? इसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है। वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ऐसा सिद्ध भी कर दिया कि ऐसा संभव है। क्या बनाकर? प्रोटोबायोन्स बनाकर। क्या बनाकर? प्रोटोबायोन्स, कोएजरवेट्स, माइक्रोस्फीयर्स। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये मिश्रण है। ये प्रोटोबायोन्स जो है ना, ये कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण है। कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण। और ऐसे कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण हैं जिसमें सजीव लिविंग सेल वाले लक्षण देखे जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण जो कोशिका जैसा लक्षण दिखाए, सजीव कोशिका जैसा लक्षण दर्शाए, उसे क्या कहेंगे? प्रोटोबायोन। यह कार्बनिक पदार्थ है, यहां पर पहला जीवन है। यह कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, यहां पर पहली सजीव कोशिका। तो पहला प्रश्न, क्या यह कार्बनिक यौगिक, ये सभी कार्बनिक यौगिक मिलकर एक सजीव कोशिका बना सकते हैं जिसमें प्लाज्मा झिल्ली हो, आनुवंशिक पदार्थ हो, कोशिका द्रव्य हो, कोशिकांग हो? ऐसा हो सकता है?
हां, ऐसा हो सकता है जब आप कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण करोगे। कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से क्या बनाओगे? कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से प्रोटोबायोन्स बना के देखेगा लेबोरेटरी में। इससे मालूम चल गया कि जब कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है तो वो सजीव कोशिका जैसे लक्षण दिखाने लग जाते हैं और आगे चलकर सजीव कोशिका बना सकते हैं। इसका मतलब अजैविक कार्बनिक यौगिकों और पहली सजीव कोशिका के मध्य की कड़ी क्या हो गई बच्चों? कड़ी क्या हो गई? लिंक प्रोटोबायोन्स। क्या कड़ी हो गई? प्रोटोबायोन्स। तो दो तरह के प्रोटोबायोन्स हैं बच्चों। ये जो प्रोटोबायोन्स हैं ये दो प्रकार के होंगे। एक मैंने बताया आपको अभी कोएजरवेट्स, और दूसरा मैंने आपको बताया माइक्रोस्फीयर्स। अब दोनों लेबोरेटरी में बनाए जा चुके हैं, वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। कैसे याद रखना है? कोएजरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स दोनों हैं तो क्या बच्चों? प्रोटोबायोन्स हैं। अब कोएजरवेट्स क्या था? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से बनाए गए। कोएजरवेट्स किस वैज्ञानिक ने बनाए? ओपरिन ने। कैसे बनाया? कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन को जल में मिक्स कर निर्मित किया। तो इन्होंने वही कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को जल में मिश्रित किया और कार्बोहाइड्रेट्स और जल और प्रोटीन्स को मिश्रित करके क्या हो गया? कोएजरवेट्स बना दिए। इनमें उपापचय देखा जाता है। इनमें सजीव लक्षण कौन सा देखा गया? उपापचय देखा गया। तो कार्बनिक यौगिक मिश्रित होकर उपापचय दर्शा सकते हैं, मतलब आगे सजीव कोशिका भी बना सकते हैं। ठीक है। फिर माइक्रोस्फीयर्स, ये फॉक्स नामक वैज्ञानिक, यहां पर फॉक्स लोमड़ी नहीं है बच्चों, याद रखना। यहां पर फॉक्स वैज्ञानिक का नाम है जिसने क्या विकसित की? माइक्रोस्फीयर्स। उन्होंने क्या किया? अमीनो अम्ल के मिश्रण को, अमीनो अम्ल के मिश्रण को गर्म करने के पश्चात ठंडा किया और वसा से जोड़ दिया। क्या बनाया इन्होंने? अमीनो अम्ल। इन्होंने क्या किया बच्चों? अमीनो अम्ल का मिश्रण किया। अमीनो अम्ल के मिश्रण को गर्म करके उसे ठंडा किया और उसके साथ लिपिड्स के साथ जोड़ दिया, है ना? और लिपिड्स के साथ जोड़ दिया यानी लाइपोसोम बना दिया। प्लाज्मा झिल्ली बन गई। प्रोटीन और वसा से ही तो बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जैसा रूप आ गया। इसका मतलब ये जो प्रोटोबायोन्स है ना बच्चों, ये प्रोटोबायोन्स एक प्रमाण के रूप में है, एविडेंस के रूप में है कि कार्बनिक पदार्थ, अजैविक कार्बनिक पदार्थ पहली सजीव कोशिका बना सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। ओपरिन हैल्डेन ने जब सबसे पहले यह बताया ना कि पहला जो जीवन आया, पहला जो सजीव कोशिका आई, वो अजैविक पदार्थों से आई, वो अजैविक कार्बनिक पदार्थों से आई। तो इसके लिए बहुत ठोस प्रमाण चाहिए। इसके लिए आपको यह मानना चाहिए ना कि ऐसा संभव है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब के मिश्रण से एक सजीव कोशिका बन सकती है। तो इसके लिए प्रमाण कहां से मिले? प्रोटोबायोन्स। वैज्ञानिकों ने ऐसा करके देखा। वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण बनाया और देखा कि वो उपापचय दर्शा सकते हैं, देखा कि वो झिल्ली बना सकते हैं, तो आगे चलकर एक सजीव कोशिका भी बना सकते हैं। आगे चलकर क्या बना सकते हैं? एक सजीव कोशिका बना सकते हैं। तो यह किसका सिद्धांत है? ओपरिन हैल्डेन का।
तो ओपरिन हैल्डेन में सबसे पहले तो पुराना जो पृथ्वी का तापमान है, पुराना पृथ्वी के वायुमंडल की हमने बात की। फिर अपन ने देखा धीरे धीरे परिवर्तन कैसे आए, कैसे सबसे पहले जलीय काय का निर्माण हुआ, जलीय काय में सरल कार्बनिक पदार्थ बने जिसे प्रीबायोटिक सूप कहा। फिर अपन ने देखा कि ये प्रीबायोटिक सूप से जटिल कार्बनिक पदार्थ बने। पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था, ये हमको मालूम ही है। और फिर अपन ने देखा कि ये कार्बनिक पदार्थ अब सजीव कोशिका बना दिए, पहली सजीव कोशिका। और इसका प्रमाण हमको मिलता है प्रोटोबायोन्स के द्वारा प्रमाण मिलता है। अब ये इतना बड़ा सिद्धांत ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत सही है, इसका प्रायोगिक प्रमाण ये तो ओपरिन हैल्डेन ने बताया, लेकिन इसका प्रायोगिक प्रमाण 1953 में मिलर नाम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। तो ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया भाई? मिलर ने। तो नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए भाई कि जो ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया भाई? स्टैनले मिलर ने दिया। प्रायोगिक प्रमाण स्टैनले मिलर ने 1953 में। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट आपको मालूम होगा। स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, स्टैनले मिलर यूरे नामक वैज्ञानिक के शिष्य थे बच्चों, तो उनके गुरु के लेबोरेटरी में ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, स्टैनले मिलर के जो गुरु थे यूरे, उन्हीं के लेबोरेटरी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भाई, और ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत को प्रमाणित किया। अब देखो था क्या उसमें। हाँ, एनसीईआरटी में डायग्राम दे ही रखा है। अब ये तो उनका एक्सपेरिमेंटल चेंबर था भाई, 2 फ्लास्क थे यहां पर, CH4 NH3 और H2, ये गैसें थी भाई। प्राचीन में जो पुराना वायुमंडल था, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कौन सी गैसें थी उस समय? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, यही तो गैसें थी। तो इसको 2:1:2 में लिया। 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने तापमान रख लिया। और इलेक्ट्रिक स्पार्क से ऊर्जा प्रदान की। मतलब जो वायुमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो वायुमंडल था, वो उन्होंने इस फ्लास्क में बना दिया। और वो इन्होंने देखा कि दूसरे फ्लास्क में, हां, किसका निर्माण हुआ? सरल कार्बनिक यौगिकों का। यहां पर एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर है, यहां पर एक आउटलेट होता है। कहने का मतलब है बच्चों, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट तो था, उन्होंने एक फ्लास्क में वो सारी कंडीशंस अपनाई, वो सारी कंडीशंस का निर्माण किया जिसमें जो पुराने पृथ्वी पर थी, पुरानी पृथ्वी पर जो जो कंडीशंस थी, क्या क्या कंडीशंस थी? ये गैसें थी, ये तापमान था, ये लाइटनिंग, बिजली चमकती थी ऊर्जा के रूप में, वो सारी अवस्थाएं इन्होंने इस बीकर में रख दी। फिर धीरे धीरे तापमान, जल को ये क्या करने लगे? जल को ठंडा करने लगे। और इन्होंने देखा कि जल के अंदर, ठंडे जल के अंदर किसका निर्माण होने लग गया? सरल कार्बनिक पदार्थ। मतलब ओपरिन हैल्डेन जो कह रहे थे कि जल का निर्माण हुआ, जल के अंदर सरल कार्बनिक पदार्थ निर्मित हुए,
वो सही था। तो प्रमाणित किसने किया? ये एक प्रमाण किसने दिया भाई? मिलर ने प्रमाणित दिया। ठीक है। एलेनीन सरल कार्बनिक पदार्थ उन्होंने क्या बना के देखे? उन्होंने देखा एलेनीन, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। मतलब जो ओपरिन हैल्डेन कह रहे थे वो सही है। आपने प्राचीन पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इस बीकर में बनाया और यह देखा कि दूसरे बीकर में सरल कार्बनिक पदार्थ निर्मित हो गए। इसका मतलब जो वो केमिकल एवोल्यूशन की बात ओपरिन हैल्डेन कर रहे थे वो सही है। ठीक है। तो ये कौन सा प्रयोग हो गया भाई? स्टैनले मिलर का। और इस स्टैनले मिलर ने क्या प्रमाणित किया? प्रायोगिक प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत का। किस वर्ष में? 1953। और ये किसका एक्सपेरिमेंट है? स्टैनले मिलर का, जो ध्यान रखना है। इसका मतलब स्टैनले मिलर ने यही तो कहा। स्टैनले मिलर ने कहा कि जो पहला जीवन बनेगा, जो पहली कोशिका बनेगी, वो तो एबायोजेनेसिस से बनी, अजैविक कार्बनिक पदार्थों से बनी। लेकिन उसके बाद जब पहली कोशिका बन गई तो अब नई कोशिकाएं या नए जीव का निर्माण तो बायोजेनेसिस से ही होगा। ठीक है भाई। तो आज हमने बेसिकली बच्चों किसकी बात की है? जीवन की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति हेतु सिद्धांतों की बात की है कि जीवन की उत्पत्ति में कौन कौन से सिद्धांत हैं और सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा था? ये ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति में सबसे मान्य सिद्धांत है ओपरिन हैल्डेन सिद्धांत, और उस सिद्धांत में सारे जो लक्षण हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है बच्चों। तो आज तो हमने क्या देख लिया? जीवन की उत्पत्ति और ओपरिन हैल्डेन के सिद्धांत की हमने बात कर ली और प्रोटोबायोन्ट्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे जैव विकास की, कि जैव विकास क्या है, कैसे प्रमाण हमको मिलते हैं हमारे आसपास, या ऐसे कैसे प्रमाण मिलते हैं पृथ्वी पर जिससे यह सिद्ध होगा कि जैव विकास या एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन के कई सारे सिद्धांत हैं, उनकी भी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।